हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन, जो कि आपका क्लास 10th का एक पोएम है। चिल्ड्रन, बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पोएम का सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया और थीम क्या है। तो द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोएम इज़ दैट द नॉलेज ऑफ लॉस एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो थीम के ऊपर ये पोएम द बॉल पोएम लिखा गया है। चिल्ड्रन, यहाँ पर पोएम एक छोटा सा इंसिडेंट के थ्रू हमें समझाना चाहते हैं कि हाउ चिल्ड्रन फेस और एक्सपीरियंस द लॉस इन लाइफ। चिल्ड्रन, वी नो दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। इस दुनिया में सबका हमारा अपना अपना पोजीशन है, चाहे वो एक खिलौना हो, चाहे हमारा बुक हो, चाहे हमारा कॉपी हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा गाड़ी हो, कुछ भी हो। एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल है कि हमें बहुत लगाव होता है वो सब चीज़ों से। So in this poem, the poet John Berryman, who is an American poet, he wanted to show us that a little boy who has lost his ball, the ball with which he was playing for so many days, suddenly when it got lost, how the boy is going to take it, how he is going to react. So the poem is going to teach us that. तो आफ्टर वी फिनिश दिस पोएम चिल्ड्रन, ये पोएम जब हम पढ़ना हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमें ये सीखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा कि हाउ इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंड अप, टू फेस द रियलिटी एंड टू मूव ऑन इन लाइफ. Yes, it is very required that we must move on in life because this world is a world of possessions and the mundane things, जो पार्थिव चीज़ें होते हैं, they are prone to loss. वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमसे कभी कभी दूर हो जाते हैं. तो इट मैटर्स हाउ वी डील विद दैट सिचुएशन रैदर. तो चलिए ये पोएम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द बॉल पोएम. नाउ चिल्ड्रन, आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट पे कि बिफोर द पोएम इज़ गोइंग टू स्टार्ट, समथिंग इज़ रिटन टू सेट द रीडर्स माइंड. ओके, that what actually we are going to read in the poem. So see, the boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. This is the main point. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपना बॉल खोया है, and then he becomes really very upset. and poet ये भी बोल रहे हैं इधर कि अब बॉल doesn't cost much. एक बॉल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, and it is not very difficult also to buy another ball. बहुत ही आसानी से हम एक दूसरा बॉल भी खरीद सकते हैं. बट फिर क्यों why then this boy is so upset? ये बॉय इतना दुखी क्यों है फिर? अगर इतनी ही आसानी से हम एक दूसरा बॉल खरीद सकते हैं, then why the boy is so upset? So that we are going to know through the reading of this poem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? So here the speaker is the poet himself. We have to consider the speaker of this poem, the poet John Berryman only. तो यहाँ पर स्पीकर क्या बोल रहे हैं? What is the boy now? चिल्ड्रन, आपको दिख रहा होगा, it is not the regular grammatical structure of a sentence. What is the boy now? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पोएट ये बोलना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ मीन्स व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द बॉय नाउ. ही इज़ इन विच मेंटल स्टेट, हाउ ही इज़ फीलिंग नाउ. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल अभी खोया है. व्हाट इज़ ही टू डू, अभी ये क्या करने वाला है. आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर. So what the poet is telling here? I. Who is this I? As I already said, the speaker, the poet himself. So I saw it go. It means the ball. So here बच्चों, आपको एक चीज़ समझना है कि where the boy was standing, from where the ball got lost, just near to that place, the poet was or the speaker was standing. So the boy could not see the speaker. Okay, the boy could not see the poet, but yes, the poet can easily watch the boy. So from that distant place, the poet, the speaker saw that I saw it go, that the ball is going where? Down the street and then merrily over, there it is in the water. तो children, actually boy जहाँ खड़ा था, just उसके बहुत ही पास एक हार्बर था, and this is the harbor of a river.
आपको पता है हार्बर वर्ड का मीनिंग कि वेयर द शिप्स कम एंड दे लोड एंड अनलोड द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड अ हार्बर. तो द बॉय वॉज जस्ट प्लेइंग विद दैट बॉल नियर टू वन हार्बर एंड बाई चांस द बॉल had fallen down from his hand and it got into the water. So the speaker is telling, I saw it go merrily bouncing. Now students, आपको ये phrase अच्छे से समझना है, merrily bouncing. What is the meaning of this phrase? चलिए आप सबको merrily word का meaning पता होगा. merrily means happily. merrily is like we say merry Christmas, so happy Christmas we know. So merrily means happily. happily bouncing. We know कि ball जब ऐसे जाते हैं, हाथ से गिर जाते हैं तो they bounce, it bounce. तो the boy is going bouncing. बट मेरीली, वाई हैप्पीली, हमें ये चीज़ समझना है. एक्चुअली चिल्ड्रन, द बॉल विथ विच द बॉय यूज टू प्ले, डेफिनेटली विद दैट बॉल द बॉयज चाइल्डहुड मेमोरीज आर अटैच्ड. उसका बचपन का बहुत सारा यादें जुड़ा है उस बॉल के साथ. एंड वी नो चाइल्डहुड मेमोरी मतलब ऑलवेज दोज आर वेरी हैप्पी मेमोरीज. तो एज द बॉल इज गोइंग हियर देयर इज वन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फ्रेज मेरीली बाउंसिंग. What the poet wanted to say, that as if those happy childhood days along with the ball is going to be lost or is lost in a sense. So this is very significant that how the boy is going to react when his childhood as if he is seeing in front of his eyes is getting lost. So very important in this sense, this phrase merrily bouncing. Now there it is in the water. The speaker, the poet saw that the ball went inside the water of the river. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. So this is a big sentence, but meaning, let us see. No use to say. As the speaker दूर रह के ये सारी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, at that time वो भी सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए बच्चा के पास, to that little boy. Should I go? And going there obviously, अगर मैं जाके उनको बोलूँ, बच्चे को बताऊँ कि oh there are other balls, don't get upset, you can easily buy other ball, but there is no use to say. The speaker is telling, ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल है, बहुत सारा बॉल है मार्केट में अवेलेबल, आप दुखी मत हो. Why? An ultimate shaking grief fixes the boy, because at that time the boy was not in a state of listening or understanding anything. Then what was the state of that boy? That is written here. An ultimate shaking grief fixes the boy. Means as if the boy got fixed at that place where he was standing. Ultimate shaking grief means the grief that is not at all bearable for that boy. वो सह नहीं पा रहा है, इतना वो दुखी है. ग्रीफ मतलब दुख. तो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एज इफ वो हिल गया है दुख से, एज इफ उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा अभी. द स्टेट ऑफ द बॉय इज दैट टाइम. एंड तब वो क्या कर रहा है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, बहुत ही एकदम रिजिड होके, एकदम स्टिफ होके खड़ा है. ट्रेमलिंग, उसके हाथ पैर काँप रहे हैं. स्टेयरिंग डाउन, वो नीचे देख रहा है जिस तरह बॉल उसका चला गया. ऑल हिज यंग डेज, और क्या दिख रहा है, एज इफ ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. एज इफ वो देख रहा है नीचे, रिजिड, ट्रेमलिंग, हिज बॉडी इज कम्प्लीटली ट्रेमलिंग, शेकिंग. वो देख रहा है एज इफ हिज यंग डेज आर गोइंग विद द बॉल इनटू द हार्बर. तो in that way, as he was thinking like that, so that's actually considered the ultimate shaking grief. वो बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा एक सदमा है. We can consider this grief as a shock like that. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. So the speaker is telling, I would not intrude on him. Intrude मतलब किसी जगह बिना बोले पहुंच जाना या अपना ऑब्वियसली टांग अड़ाना, दैट वी कॉल. तो द स्पीकर इज टेलिंग, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. मैं ज़बरदस्ती वहाँ पर बच्चे के पास जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ. अ डाइम, अनादर बॉल इज़ वर्थलेस. चिल्ड्रन, अ डाइम इज़ एक्चुअली अ मेजरिंग यूनिट ऑफ मनी ओनली, दैट इज़ equal to 10 cent. 10 cent equal to a dime. So obviously a ball will cost 10 cent, a dime. Another ball is worthless. If I go and tell him about it, that you can easily buy worth of 1 dime a ball, it would be worthless. उस बात का कुछ फ़ायदा नहीं होगा. Now he senses his first responsibility in a world of possessions. जो कि अब हम इस लाइन पे जो थीम है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो पॉइंट पे आए हैं
कि what the poet is telling, now he senses, he means the boy senses his first responsibility. This is very important, again another important phrase, first responsibility. Children, the way the boy was behaving at that time, the poet understood it very well, as if the boy had never experienced like this any loss, as if वो ये पहली बार हो रहा है कि उसने अपना कोई पसंदीदा कोई चीज़ उसने खोया है. That's why he is reacting so sad, like that he became so upset. So that's why he is telling the poet that now he senses his first responsibility. अभी उसको शायद समझ में आ रहा है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था उस बॉल की तरफ. जो बॉल उसका इतना प्यारा था, जिससे वो खेलता था, जिसके साथ उसका स्वीट चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच था, उसके तरफ उसका और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था. प्रोबेबली द बॉय इज़ लर्निंग दैट नाउ. ओके, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. ये जो वर्ल्ड है, जो पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस कहलाता है. इस दुनिया में हर एक चीज़ का किसी ना किसी के साथ लगाव है. एवरीबडी, दोज हु आर द लिविंग बींग्स हियर, वी हैव आवर ओन थिंग्स. So that's why the world is called the world of possessions. So perhaps the boy now is learning in this world of possessions what is the value of being responsible. Perhaps वो बॉय समझ रहा है, अभी रियलाइज़ कर रहा है कि और ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल होता अपने वो बॉल की तरफ, तो बॉल ऐसे खोता नहीं उसके हाथ से. तो दैट इज़ ओनली द थिंग. नाउ लेट्स सी. People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. The poet wanted to say, though he is not going near to the boy and telling, but he is thinking that he must say to that boy that people will take balls. Balls will be lost always, little boy. तो यहाँ पर बच्चों ये जो लिखा हुआ है people will take balls, this ball is actually the symbol of all the belongings that we have in this world of possessions. It is not only that particular ball or any toy like that. This ball stands for everything that we possess in this world. तो what the poet is telling, people will take balls. आपके पास जो चीज़ें हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी तरह कोई भी आपसे छीन सकता है. Balls will be lost always. ये सब चीज़ें हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये गुम हो जाते हैं. And no one buys a ball back. और जो ये चीज़ें गुम हो जाते हैं, ये कभी वापस नहीं आता है. कोई आपको वो वापस नहीं लेके देते हैं. Money is external. Yes. With that money, with some money you can buy the same thing. Same type of thing, but not that exactly same thing with which you have some memories attached. Like यहाँ पर poet क्या बोलना चाहते हैं कि money is external. This is also a very key sentence you can say, or key line you can say, key idea you can say, that money is external. पैसे से हम चीज़ें तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो खुशियाँ उस चीज़ के साथ हमारा जुड़ा हुआ होता है, वो नहीं हम खरीद सकते. Like in this case, the little boy who has lost his ball, yes, a dime is enough. 10 cents is enough to buy another ball. Similar, the color will be same, the size will be same, everything will be same. But that ball that got lost, क्या वो नया बॉल उस बॉल को रिप्लेस कर सकता है? The poet actually wanted to say this point कि no other ball can replace that ball that got lost. Because ये जो नया बॉल आसानी से उसको खरीद के दिया जा सकता है, उसके साथ उसका चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच नहीं है, उतना लगाव नहीं है जो उसका वो पुराने बॉल के साथ था. तो डेफिनेटली ये पॉइंट से हमें ये चीज़ बार बार समझना चाहिए कि डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो चीज़ें हमारे पास रहेंगे. अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, यस, कुछ दिन बाद तो, कुछ सालों बाद तो कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमसे छूट जाते हैं. लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बिंग वी कैन बी रिस्पॉन्सिबल एंड कीप द थिंग सेफ विथ अस. तो दैट ओनली मनी इज़ एक्सटर्नल. पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदा जा सकता. इट इज़ एक्सटर्नल. द इंटरनल हैप्पीनेस कांट बी बॉट विथ मनी. सो दैट्स वाई he is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Now the crucial point, the central idea, we have come up to that point कि he is learning, the boy is learning well behind his disparate eyes. Now the eyes are looking very desperate, as if nothing can be done now. Whatever is the thing, as he senses his first responsibility, the eyes are also very desperate, as if he is gradually accepting the thing. And now he is learning what? The epistemology of loss. Children, this is only the theme also that I said, epistemology of loss. Epistemology of loss, इस phrase का meaning है knowledge of loss. कि चीज़ें, the mundane things, they will be lost at any point of our life. So we should not
think about it over and over. If we think, it will be of no use, because these things are by nature very temporary. Those are not the permanent things, like the toy, the ball. Like children, आप भी समझ सकते हैं, आप एकदम जब छोटे थे, जो खिलौने से आप खेलते थे, क्या वो सब आप, हाँ हो सकता है एक दो चीज़ें आपके पास अभी भी हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वट एवर थिंग्स विथ विच यू वर प्लेइंग व्हेन यू वर अ लिटिल बॉय, वेरी लिटिल वन बॉय, कि ऑल द थिंग्स आर सो सेफ विथ यू टिल नाउ. सो चीज़ें ऐसे गुम हो जाते हैं. सो दैट इज़ ओनली बीइंग सेड, दैट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि मंडेन थिंग्स दे विल बी लॉस्ट, you can't keep them forever, they are very temporary in nature. And after learning, he is learning the epistemology of loss. And what is that? After learning the knowledge of loss, after gaining the knowledge of loss, the boy must learn one thing, ki how to stand up knowing what every man must one day know. How to stand up, how to face that loss, how to experience that loss, that is the hard reality of life. How to move on thereafter. उसके बाद कैसे, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे सब कुछ भूल के फिर से लाइफ में आगे बढ़ना है. तो हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. द पोएट, द स्पीकर इज टेलिंग कि ये जो चीज़ है कि हाउ आफ्टर लूजिंग द थिंग्स पीपल शुड फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन इन लाइफ, जो एवरी मैन को, एवरी ह्यूमन बींग को एक ना एक दिन ये जानना है, दैट व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. And most know many days how to stand up. And जैसे most know many days means many days it happen, maybe with the same person, maybe with the different person, someday or other, some or other person they lose their things, maybe it is their very favorite thing, but yes, as it is very temporary in nature, and obviously sometimes not being that careful, they lose the thing. And maybe many days they experience the same, and thereby they learn how to stand up. जो कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि वी हैव टू face the reality very boldly with a brave heart. Sometimes things will be lost like this, as it happened with the little boy. But इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ के बारे में बार बार हम सोच के अपना, obviously we become so upset, our health will be affected. So these things are very much crucial. That sense of responsibility we must have, and also we must know the knowledge of loss. And we must face the reality with a brave heart, being strong, and we must move on in life. So students, ये था explanation of the poem, the ball poem. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. If any doubt is there, do comment in the comment box. तब तक के लिए bye. Thank you.